Chief guest Sri Ravi Shankar Prasad sir to please address the gathering. Sandeep Marwa, Lalit Bhasin, सारे faculty members, my young student friends. Friends, it's nice to be here. Sandeep Marwa, I insisted, I know him for so many years. A man of great enterprise, beginning from media. I never knew he dabbled also in law or company secretaryship or chartered accountingship. Then I'm surprised why he did not dabble in films himself. Because you know, you are fortunate to be a part of an organization whose director include two eminent film personality, Anil Kapoor and Bonnie Kapoor. Then I'm sure he could have done very well there. But I'm very happy to be here. Very good campus. Deeply impressed. Great sense of discipline, hygiene, cleanliness, and overall very impressive outlook. तो दोस्तों, आपका ये ओरिएंटेशन कोर्स है लॉ का। आज मैं कई हैट पहन के आपसे बात करूंगा। पहला तो एज ए प्रोफेशनल सीनियर लॉयर, सेकेंड being the law minister of India, the IT minister of India, and then as a person who tries to understand in which direction India is going to march forward. ये तीनों पर थोड़ा मैं अपनी बातें आपके सामने रखूंगा। Why the study of law is important? You must understand. India is a democracy governed by rule of law. And if India is to run, India will run by the rule of law. And then India need to have a strong pool of talented young men who are well trained in law. इसलिए बहुत जरूरी है कि लॉ की पढ़ाई होनी चाहिए। याद है पहले क्या खाली गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हुआ करते थे? कुछ ऐसे लॉ कॉलेज हुआ करते थे जिनका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। But I'm happy in the last so many years, study of law has become very important subject of interest. हम लोग ने जब लॉ पढ़ाई की थी, भसीन साहब को याद होगा कि जो कहीं नहीं कुछ कर पाए कहे कि अब लॉ पढ़ लेते हैं, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए अब वकील बन जाते हैं। ये भी हमने देखा है 50s, 60s, 70s. But now I am very happy to note National Law School movement came in the country. It started from Bangalore, Bhopal, then you have Jodhpur, then you have Calcutta. अब जब मैं मंत्री था तो सारे मुख्यमंत्री हमको एक नेशनल लॉ कॉलेज दीजिए, हमने कहा आप जमीन दीजिए। तो आज इलाहाबाद में भी एक नेशनल लॉ स्कूल आ रहा है, एक आंध्र प्रदेश में आ रहा है। I am very happy that 5-year National Law School movement has become a great movement. And I can tell you that I have been assisted professionally by many products of this National Law School in various cases in the Supreme Court, in different high courts of India. And they are extraordinary. I am very proud of them. उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो रिसर्चिंग एबिलिटी है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज आप एशियन लॉ कॉलेज में आए हैं और इस बड़ी यूनिवर्सिटी का ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो यू मस्ट हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव कम टू स्टडी हियर विथ ए क्लियर करियर इन लॉ। ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे आपसे इसलिए कहना है कि देखिए आईआईटी में 14 में 16 आईआईटीज थी देश में, अब 21 हो गई है। आईआईएम 13 थे 14 में, अब 20 हो गए हैं। यूनिवर्सिटी 723 थी देश में, अब 19-20 में 1043 हो गई हैं।
कॉलेजेस 36,634 थे 2014 में. आई एम 7 years of Mr. Narendra Modi's government. It is now 42,343. I am happy. यूनिवर्सिटी बढ़ रही है, IIM बढ़ रहा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बढ़ रही है, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है. लेकिन मैंने क्यों कहा हैव ए करियर इन लॉ? क्योंकि मैं किसी को रोकता नहीं हूं, हर को कहीं भी बनने का अधिकार, लेकिन IIT में पढ़ने गए और IAS के लिए परेशान है. IIT में देश का काफी खर्चा होता है ना, गवर्नमेंट खर्चा करती है. एंड ब्रिलियंट माइंड गोज देयर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम. तो मैं फिर कहूंगा, अगर आपको जो भी बनना है वो आपका अधिकार है, देश आजाद है. लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ी, आपने एक से एक इनोवेशन पढ़ा IITs में, ऑल ओवर इंडिया सिलेक्शन हुआ और हम चले IAS और IPS बनने, तो ये आपका अधिकार है. लेकिन मुझे लगा कि ये सोचना चाहिए. यही मुझे आपसे कहना है, हैव ए गुड करियर इन लॉ. आप भी जा सकते हैं सिविल सर्विसेज में, बट यू विल ऑलवेज फाइंड ए करियर इन लॉ इज ऑलवेज वेरी वेरी पर्सनली सेटिस्फाइंग. मुझे याद है जब मैं पटना कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय तो और तमाशा था IAS IPS बनने का. तो ये मैं आपको उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं. मैं स्टूडेंट लीडर हो गया था JP मूवमेंट में, तो हमने कहा कि अब ये तुम लोग जानो, ये दिस इज नॉट माई रोड. मेरा परिचय तो बहुत लंबा चौड़ा दिया गया, बट मैंने, मिस्टर भसीन जानते हैं कि आई वॉज अ बिग एक्टिविस्ट ऑफ JP मूवमेंट इन बिहार. वी वर्कड अंडर लोकनायक जयप्रकाश नारायण. वी ऑल्सो सफर्ड इम्प्रिजनमेंट. आवर होल आउटलुक डेवलप फ्रॉम देयर. तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, ऐसा करो तुम अभी IAS बनो, IPS बनो. जब तुम कमिश्नर बनोगे तो जो तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह होगी वो मेरी 1 घंटे की फीस होगी. तो मैंने मजाक में कहा था, लेकिन मुझे बाद में आश्चर्य हुआ कि जो उनके पूरे साल की फीस थी, सैलरी थी, वो हमारे 1 हफ्ते की कमाई होने लगी. तो ये होता है. जबकि मैं, बिकॉज ऑफ माई पॉलिटिकल एक्टिविटी, पार्लियामेंट्री एक्टिविटी, जानते हैं मिस्टर भसीन, मेरे वकालत की सीमाएं थी, लेकिन फिर भी देखो मेरे नौजवान साथियों, स्काई इज द लिमिट द डे यू बिकम ए लॉ ग्रेजुएट. ये समझना चाहिए. और देखो, आज मुझे तुमको और बताना है, क्योंकि मैं आपके बीच आया हूं तो रोज तो नहीं आ पाऊंगा. आई एम ट्राइंग टू गिव ए फूड फॉर थॉट टू यू. अभी देश के 75 ईयर्स हो गए. अभी 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी. देखो, इस बात को कभी नहीं भूलो कि गांधी जी हैज अट्रैक्टेड अराउंड हिमसेल्फ in the freedom movement some of the finest legal minds of India. संदीप मरवा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे. बहुत साधारण घर से आते थे हमारे बिहार में. He stood first in the matriculation and the board was Calcutta, Bengal स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड. उसका जुरिडिक्शन क्या था? राजेंद्र बाबू स्टूड फर्स्ट इन द प्रेजेंट बिहार, इन प्रेजेंट झारखंड, इन प्रेजेंट उड़ीसा, इन प्रेजेंट बंगाल, इन प्रेजेंट आसाम एंड प्रेजेंट बांग्लादेश, बिकॉज ऑल दीज केम अंडर. उन्होंने वकालत. और आपको आज बताता हूं ये, क्योंकि आप जिस पेशे में जा रहे हैं आपको उसके ट्रेडिशंस को भी समझना बहुत जरूरी है. CR दास का नाम सुना है? जरा हाथ उठाओ तो कोई. ये ठीक नहीं है. CR दास was a great leader of freedom movement and CR दास was a great lawyer of Calcutta High Court. 25 जूनियर उनके साथ चलते थे. तो कलकत्ता हाईकोर्ट के हर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट की इच्छा थी कि हम CR दास के जूनियर बने. लेकिन गांधी जी के कॉल पर उन्होंने वकालत छोड़ दिया. You know, in 1923, how much he was earning per month, my friends? 75,000 rupees per month.
उस समय का 75,000 आज का कितना करोड़ हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे डॉक्टर का कंपाउंडर होता है वैसे वकील का मुंशी होता है, लॉ क्लर्क। तुम लोग वकील बनोगे तो लॉ क्लर्क रखना, ठीक है। तो हर लॉ ग्रेजुएट उनके यहां जाता था कि हमें रख लीजिए। तो उनका जो लॉ क्लर्क था वो कहा साहब के लिए ये ब्रीफ है, इस पर नोट बनाओ, साहब पढ़ेगा, तुम्हारा नोट अप्रूव करेगा तो तुमको ओके करेगा। One day, lean and thin young law graduate from Calcutta University went and he gave him a first appeal of 500 pages. और उस नए लॉ ग्रेजुएट ने 15 लाइन में उस केस का फैक्ट और लॉ पॉइंट लिख के छोड़ दिया। तो उसने डांट लगाया कि तुम पागल है, 500 पेज का ब्रीफ और 15 पेज लाइन का नोट, गेट आउट। फिर 2-3-4 दिन बाद सीआर दास ने वो नोट पढ़ा। कहा नोट किसने लिखा था? कहा एक दुबला पतला यंग लाया था, उसको हमने डांट के भगा दिया। कॉल हिम, ही हैज रिटन द एंटायर एसेंस ऑफ दिस बिग अपील इन 15 लाइन्स। यू नो हु वाज दैट लॉ ग्रेजुएट? राजेंद्र प्रसाद, हु रोज टू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। फिर उनको खोज की गई तो भाई चले गए दूसरे वो सीनियर के पास। Do you know in 2016 when Patna High Court was established, he started to practice in Patna. At the call of Gandhiji, he left his law practice in 1920. What was his earning in 1920? 20,000 rupees per month. Motilal Nehru, brilliant lawyer. Gandhiji himself was a brilliant lawyer. जितने स्टेट के लीडर्स हुए, गोविंद वल्लभ पंत ऑफ यूपी, श्री बाबू ऑफ बिहार, ऑल वे ग्रेट लॉयर्स। लेकिन गांधी जी के कॉल पर उन्होंने छोड़ दिया। तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी रिच लीगेसी है। और देखो मैं मजाक में एक बात कह रहा हूं लेकिन ये सीरियस है। भसीन साहब आई होप विल नॉट माइंड, ऑल द लॉयर्स हु वेर पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वे आर टॉप लॉयर्स एक्सेप्ट वन, जवाहरलाल नेहरू. He could never rise in law profession. He used to write very well Discovery of India and all these things. बाकी क्या मोतीलाल, क्या राजेंद्र बाबू, क्या मदन मोहन मालवीय, they were towering lawyers. तो ये अपनी लीगेसी को तुमको समझना जरूरी है. इसलिए मेरे दोस्तों, जब भारत का संविधान बना, why constitution is important? Constitution is important because it is the source of all the powers. ये देश कैसे चलेगा, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, तुम्हारे राइट्स क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, पार्लियामेंट का अधिकार क्या होगा, विधानसभा का क्या होगा. और देखो मैं तुमको एक और बात, why I am telling you the leaders of the freedom movement were great leaders of great foresight. whether it is राजेंद्र बाबू और जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर और मौलाना आजाद, सरदार पटेल, उनको मालूम था कि हमें कैसा हिंदुस्तान बनाना है. याद करो जरा, मुझे बताओ तो कोई, when India was divided, partitioned, can anyone tell? Yes, very good. धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा हुआ. लेकिन भारत में दबाव था कि भारत को भी कोई लिमिटेड डेमोक्रेसी देनी चाहिए. अभी बंटवारा हुआ है, 10 लाख लोग मारे गए और 20 लाख अपरूट हुए. ये तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है. फिर उन्होंने क्या कहा, हम भारत को डेमोक्रेसी बनाएंगे. ये भी डाउट था कि भारत को हम डेमोक्रेसी बनाएं तो कम लोग को वोटिंग दें, खाली पढ़े लिखे को, कि सबको दें. कहा नहीं, वी विल गिव द राइट ऑफ वोटिंग टू एवरी इंडियन रिगार्डलेस ऑफ हिज ऑफ हर एजुकेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स और लिटरेसी. आज 75 इयर्स डाउन द लाइन मेरे यंग फ्रेंड्स, क्या स्थिति है? देश का आम आदमी जानता है कि अपने वोट की ताकत से वो हिंदुस्तान की कोई सरकार बदल सकता है. क्या स्टेट में, क्या सेंटर में. अच्छा काम करोगे तो आशीर्वाद देंगे, खराब काम करोगे तो बाहर का रास्ता दिखाएंगे. द पीपल हैव बिकम पावरफुल थ्रू इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन.
दूसरी बात देखो, वाई यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब भारत आज 75 ईयर्स हो गए ना, 75 ईयर्स में दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम आए सब हिंदुस्तान में आए, ऑफ रिलीजन, ऑफ रिजर्वेशन, ऑफ लैंग्वेज, ऑफ कास्ट। मंडल कमीशन हुआ, कितने बच्चे परेशान हुए, राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, कभी लिंग्विस्टिक बैरियर को लेकर लड़ाई हुई दो स्टेट्स के बीच में। देन वी हैव द जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट, which gave judgment and the entire country accepted। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने माना, सबों ने माना। मंडल कमीशन का रिजर्वेशन पर आया, सबों ने माना। दिस इज द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब देखो, राइट्स भी दिया, वुमेन को रिजर्वेशन भी दिया, एम्पावरमेंट भी दिया। आज भारत के लिए अच्छा क्या लगता है कि भारत की बेटियां, मुझे याद है कि ये बहुत बहस चलती थी कि भारत की बेटियों को एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ाना चाहिए कि नहीं उड़ाना चाहिए, खाली हेलीकॉप्टर उड़ाओ बस। मुझे ने कहा नथिंग डूइंग, भारत की बेटी एयरफोर्स फ्लाइट भी उड़ाएगी। आज वो पायलट बन रही हैं, अच्छा लगता है। अभी 3 तलाक की बात मेरे परिचय में कही गई। व्हाट इज ट्रिपल तलाक लॉ? It is designed to empower ordinary Indian Muslim women against the scourge of triple तलाक। तलाक 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 कहा, शादी खत्म हो गई, कहा नहीं, ये भारत में नहीं चलेगा। It is against equality, it is against human dignity, it is not related to any religion or prayer or faith। It relates to basically gender justice, gender dignity and gender empowerment। और आज देखिए देश ने स्वीकार कर लिया। तो दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज थ्रू लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज देखिए क्या स्थिति है। पहले ट्रेडिशनल लॉ प्रैक्टिस थी, सिविल कोड, सीपीसी, सीआरपीसी, पेनल कोड। अब लॉ का स्वरूप बदल रहा है। लॉ का स्वरूप क्या बदल रहा है आप देख रहे हो। कुछ की चिंता, चर्चा संदीप ने की, आज मीडिया लॉ, एंड नॉट ओनली डिफॉर्मेशन, मीडिया लॉ इज बिकमिंग समथिंग ऑफ वेरी वाइड कैनवास। देन यू हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, then you have arbitration, then you have law relating to environment and sustainable development, you have law of international cooperation, of commercial litigation in a variety of ways. So law is today giving you a new opportunity every day, and what is important is you must pick up those challenges। समझे मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस तो चलेगी, बड़े वकील तभी बनोगे जब आने वाले चैलेंजेस को अपने को तैयार रखोगे, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये मैं फैकल्टी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि द एजुकेशन, द स्टडी ऑफ लॉ मस्ट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, and let Asian Law University and Asian Law College become a good center of India which has very trained young law graduates in these emerging opportunity and challenges. That's what I expect from you. थोड़ी बात मैं टेक्नोलॉजी की करना चाहता हूं। I hope I have time ना? Oh yes. Yes sir. मैं बोलूं ना सर? मेरा आज कुछ बोलने का मन कर रहा है। Should I carry on? अभी संदीप ने टेक्नोलॉजी की बात कही। देखो बच्चों, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू मेटामॉर्फोज योर वर्ल्ड इन द कमिंग डिकेड। इट इज ऑलरेडी। टू प्रिंसिपल रिमेंबर ऑलवेज, दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इज पावर। This is the age of information and information is power. And this is the age of communication, communication is power. ये 3 चीजें हमेशा समझना चाहिए। Therefore, law relating to information, law relating to communication and law relating to technology, all are very, very important. देखो टेक्नोलॉजी कैसे बदलती है।
तुम्हें बताएं एक बहुत रोचक नंबर, हम एक कोरोना काल में देश तो बंद था ना, नो प्लेन, नो ट्रेन, नो हाईवे मूवमेंट। ये देश चला कैसे? मेरे ही तीनों विभागों ने चलाया, आईटी, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मैसेजिंग, मोबाइल फोन। ये वर्क फ्रॉम होम पहले नहीं था, नए नए कंडीशन लगा रखा था, पुराने सब बंद करो, सब ने रिलैक्स कर दिया क्योंकि भारत की आईटी कंपनियां सब घर से काम कर रही हैं। तो पीएम ने कहा वर्क फ्रॉम होम को वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर दो। तो उसमें एक नई कहानी, अब जाके लोग हिमाचल में और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बैठे हुए हैं और लैपटॉप है और वर्क फ्रॉम होम वहीं से चल रहा है, नदी किनारे बैठ करके मछली भी मार रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। वेरी गुड, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? दैट्स इंडिया। तुमको जानकर ये जो 1,80,00,000 केसेस की सुनवाई हुई है वर्चुअल इन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ड्यूरिंग कोविड, एंड 96,000 केसेस हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली। अब देखो एक नया चैलेंज लिया हम लोग। स्कूल तो बंद थे लेकिन बच्चों ने पढ़ाई कैसे की? डिजिटली की ना, मोबाइल पे भी पढ़ाई की। तो हाउ डज टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने एक बनाया है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये क्या है? मतलब बटन दबाओ तो 15 करोड़ पेंडिंग केसेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंड 9 करोड़ तुम्हारे डिसाइडेड जजमेंट एंड ऑर्डर्स यू विल गेट। अब मैं लॉ मिनिस्टर क्या करता था, बटन दबाया तो यूपी के इस डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल अपील 10 साल से अधिक इतने पेंडिंग है। आई यूज्ड टू राइट टू द चीफ जस्टिस, प्लीज सी टू इट कि इसको जल्दी किया जाए। तो टेक्नोलॉजी इज एन इनेबलर, इस बात को समझना। व्हाट इज डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया क्या? भैया थोड़ा पानी छोड़ दोगे तब मैं बोलूंगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, बस 10 मिनट छोड़ दो, ठीक है, फिर मैं खत्म कर देता हूं। यू नो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, डिजिटल इंडिया, देखो बेटा एक नंबर हमेशा याद रखना, भारत की आबादी लगभग 135 करोड़, भारत में टेलीफोन 120 करोड़, भारत में मोबाइल फोन 118 करोड़, भारत में स्मार्टफोन 75 करोड़। एंड व्हाट इज ए स्मार्टफोन? स्मार्टफोन इज ए मूविंग कंप्यूटर। आई होप यू नो इट। इट इज ए लैपटॉप, यू नो एवरीथिंग। भारत का आधार कार्ड 129 करोड़। What is Aadhaar card? Aadhaar card is a digital identity to supplement the physical identity. How? You are linked through your iris and your fingerprint. Why this? You can change your name, you can change your face through plastic surgery, but you cannot change your iris and fingerprint because God has created it. Okay? Therefore, the digital identity supplements the physical identity. How we have changed India through technology? हम लोगों ने गरीबों के 40 करोड़ बैंक अकाउंट खोले संदीप, उसको मोबाइल से लिंक कर दिया और आधार से लिंक किए, और सारे हमने वेलफेयर मेजर्स गवर्नमेंट प्रोग्राम के उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विच इज कॉल्ड। डू यू नो हाउ मच वी हैव सेंट? इन 400 गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स वी हैव सेंट 17 lakh crores. And how much we have saved? 1,23,000 crores. कैसे? आपको गैस की सब्सिडी है चाहिए तो आपका आधार का लिंकेज है तो आपको मिल गया। ये मनरेगा का पेमेंट जो बच्चे मजदूर काटते हैं किसान वगैरह, तो पहले मुखिया जी के लिस्ट में नाम होता था, भले ही वो गांव में नहीं है, अब बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो चोरी कम होती है। तो टेक्नोलॉजी इज एन इनेबलर, technology leads to good governance. Therefore, you must understand. मैं इलेक्ट्रॉनिक भी देखता था, तो मैंने संदीप को कल बताया था परसों। You know, India had only 2 mobile factory in 2014. Now India has 270 mobile factory. और जहां हम तुमसे बैठ के बात कर रहे हैं ना, इसके आसपास नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 93 फैक्ट्री खुली है, 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। आज एप्पल कंपनी भी आ गई, आज तुम्हारे वहाँ से सैमसंग कंपनी भी बड़ी फैक्ट्री खुल गई है,
और मैं कोरोना काल में चाइना से एप्पल की 14 फैक्ट्री उठा कर ले आया हिंदुस्तान में, बिकॉज इंडिया इज इमर्जिंग ए बिग सेंटर. What I'm trying to tell you, friends, is this is India's moment. In this India's moment, technology is going to play a crucial role. Startup movement, देश में 50,000 बच्चे स्टार्टअप करते हैं. मैं उनको अवार्ड देने जाया करता था इकोनॉमिक टाइम्स के प्रोग्राम. बाकी में 22-23 साल का लिटरली बच्चा है, 10 लाख का मैं चेक दे रहा हूं. कहा क्या करोगे? कहा सर आई ट्रस्ट माई फिंगर्स. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सिटिंग ऑन द लैपटॉप ट्रस्टिंग वंस फिंगर, दुनिया का जज्बा जीतने का है. यही है स्टार्टअप मूवमेंट. और उसमें 51 आर यूनिकॉर्न. व्हाट इज यूनिकॉर्न? हैविंग अ टर्नओवर ऑफ $1 बिलियन, 7,000 करोड़. अब बताओ, 28 साल, 30 साल, 25 साल, 35 साल के नौजवान हैं, लड़कियां हैं. दे आर बिकमिंग लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज टेक्नोलॉजी. Therefore, be well versed in the law of technology. Totally. I will recommend the faculties here, let the Asian Law College become a very profound center of learning of law relating to technology. That should be your ambition and aim. I always believe that. And technology, some of which Sandeep said, artificial intelligence, फिर तुम्हारे digital privacy, डेटा सैंक्टिटी. अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब क्या होता है इसका? ऐसा दिमाग जो आर्टिफिशियल है. मैं गया था सिलिकॉन वैली में, गूगल में गया था, मुझे घुमा रहे थे, तो मुझे उन्होंने ड्राइवरलेस कार दिखाया, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा. So I became very impressed as an IT minister when I saw a driverless car. But I became a little disturbed when I saw it as a law minister. If this driverless car causes an accident, who will be responsible? The driver or the owner? I am leaving this problem for you to consider. These challenges will keep on coming. You know, cyber security की बात तो संदीप कर चुके हैं, वो भी एक चैलेंज है. डेटा, हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं, इतना मोबाइल फोन है, तो डेटा तो आता ही है इन बिलियंस एंड बिलियंस. पर डेटा मस्ट हैव सैंक्टिटी, डेटा प्राइवेसी, एलिमेंट ऑफ कंसेंट, कि बिना कंसेंट के आपका डाटा नहीं लिया जाएगा. देयरफॉर द डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज ए वर्क इन प्रोग्रेस, अभी पार्लियामेंट की कमेटी के पास है. तो मेरी बहुत इच्छा है कि भारत डेटा क्लीनिंग, डेटा इनोवेशन, डेटा कॉमर्स का बहुत बड़ा सेंटर बनना चाहिए. तो इसके लॉ को पढ़ना समझना जरूरी है. ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया कि टेक्नोलॉजी की क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप. बाकी बच्चों, आप सभी समझदार हैं. आई ऑलवेज से कि आज के बच्चे बहुत ही बोल्ड होते हैं, बहुत इनोवेटिव होते हैं. इसलिए आई विश यू गुड लक, कीप इट अप, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो इनेबलिंग एटमॉस्फेयर आपको मिला है उसमें आपकी और तरक्की होगी. अंत में मुझे 2 बातें आपको फ्लैग करके अपनी बात समाप्त करनी है. Whenever you study law, you always do so in a particular social and national context. Always remember it. Otherwise तो पूरी दुनिया ही एक लॉ से चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना. अमेरिका का लॉ अलग है, इंग्लैंड का अलग है, यूरोपियन यूनियन का अलग है. Therefore, law bereft of country's heritage, civilizational and cultural, can never survive. जब भारत का संविधान बना था, तो भारत के संविधान को बनाने वाले, चाहे नेहरू जी हों, सरदार पटेल हों, मौलाना आजाद हों, राजेंद्र बाबू हों, ये सवाल उठा कि क्या हम इस संविधान को जो कंट्री का टॉप लॉ होगा उसको ऐसे ही प्रस्तुत कर दें? सैकड़ों साल के बाद भारत आजाद हो रहा है. का नहीं. वी शैल फिल द पेजेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन विद द हेरिटेज ऑफ इंडिया. उन्होंने खुद सेलेक्ट किया कि हम क्या क्या देंगे. और नंदलाल बोस एक फेमस पेंटर थे बंगाल के, उनको कमीशन किया कि आप इसकी आकृति बना करके इसमें रखो. तो आज मैं आपके बीच आया हूं, आगे कब आऊंगा पता नहीं है. तो आज मैं सोचा आपको मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दिखाऊंगा.
दिस इज फ्रेंड्स इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये ओरिजिनल कॉपी तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है. तो लॉ मिनिस्टर हमने इसको सेलेक्टेड, छपवाया, और भसीन साहब जब मैंने इसको भेजा सारे सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस को, तो उन्होंने कहा मिस्टर प्रसाद वी डिड नॉट नो अबाउट इट, वी आर ग्रेटफुल. देखो इसमें तो मैं कुछ, ये देखो इसका लास्ट पेज में सबों के दस्तखत हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के, राजेंद्र बाबू हैं, नेहरू जी हैं, सरदार पटेल हैं. इसमें भारत की संस्कृति का संदेश है, भारत के कल्चरल वैल्यू का संदेश है, और ये जो चित्र थे, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, ये सब इसी के पार्ट है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के. ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या है, ये तुमको हम बताना चाहते हैं. फंडामेंटल राइट चैप्टर्स के ऊपर क्या पेंटिंग है? प्रभु राम लक्ष्मण सीता के साथ लंका विजय करके अयोध्या वापस आ रहे हैं, ये इसके ऊपर देखो. अब देखो ये जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके ऊपर क्या है? लॉर्ड कृष्णा गिविंग ए सरमन अबाउट गीता टू अर्जुन इन महाभारत, ये उसकी तस्वीर है. फिर देखो ये इसमें गौतम बुद्ध भी हैं, इस पे महावीर हैं, इसमें महात्मा गांधी है, देखो गौतम बुद्ध है, अब ठीक है, महावीर हैं, इसमें गुरु गोविंद सिंह हैं, इसमें शिवाजी हैं, इसमें रानी झांसी हैं, इसमें अकबर हैं, बाबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखो. ठीक है, और इसमें बुद्धिस्ट स्टडी कर रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं. Why it is very important? It is very important because the founder of India's constitution knew that our constitution must contain the essence of India's civilizational heritage. इसलिए मैं आपको, और मित्रों एक अंतिम बात मुझे आपसे क्या कहनी है, आप खूब बड़े बनो, खूब पैसे कमाओ, अच्छे वकील बनो. My greetings, good wishes and blessings to all of you. But always keep a heart for the poor and underprivileged. ये मैं तुमसे अपील करूंगा. गरीब तुमको बड़ी फीस तो नहीं दे पाएंगे, उनकी दुआएं बहुत काम करती हैं. And it will give you great sense of personal satisfaction. तुम लोग की अनुमति से मैं अपने एक पर्सनल, मेरे परिचय में बताया कि मैं काफी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था, अंडर ट्रायल के केस करता था. एक मैं तुमको अपना उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा. मैंने पटना हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी. उसमें PIL वॉज इन ए स्टेट ऑफ इन्फेंसी. आजकल तो रोज ही PIL है, बसीन साहब भी परेशान रहते हैं. कुछ वकील तो ऐसे हैं कि हेडलाइन देखते हैं और पिटीशन फाइल कर देते हैं, और उसमें भी कंपटीशन है कि किसने पहले फाइल किया, है ना, अखबार में नाम किसका पहले छपा, वो चलो अलग बात है. तो एक दिन पटना के अखबार में एक खबर छपी कि एक मोहम्मदीन मियां 49 साल से जेल में बंद है. ठीक है, अब वो ऊपर में छोटी सी खबर छपी थी. हमने कहा हाउ कैन ए पर्सन रिमेन इन जेल फॉर 49 ईयर्स. तो हमने उस अखबार की कतरन लगा करके केस फाइल कर दिया. इतनी डांट पड़ी जज साहब से, आप लोग नए नए वकील बने हैं, मजाक समझ लिया है, ऐसे केस फाइल होता है क्या? बहुत. हमने कहा कोई आदमी 49 साल से जेल में बंद है. You know, they issued notice only on the condition that if the information is found to be incorrect, I'll be penalized. हमने कहा all right, देखते हैं. उसके बाद my young friends, एक दिन एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया, कहा कि आप रविशंकर प्रसाद हैं. हमने कहा बताइए. कहा मोहम्मदीन मियाँ के केस आप ही ने किया है. हमने कहा बताइए. कहा मैं आसाम में रहता हूं, मेरे फादर 1949, ये 80s की बात, 49 में मर गए. उन्होंने कहा था मेरा छोटा भाई 30 साल से गायब है, उसको खोजना तुम. और मैं हर साल मोतिहारी आता हूं अपने चाचा की जानकारी प्राप्त करने के लिए. तो वहां SDO ने कहा जाइए, वकील साहब ने केस फाइल किया, अखबार में छपा है. हमने कहा हाउ डू यू नो योर अंकल. कहा कि मेरे फादर ने बताया था कि उनके चेहरे पर मस्सा था बड़ा सा. देन आई फाइल एन एफिडेविट
फिर कोर्ट से परमिशन लगाया, फिर वो उससे मिलने गया. You know what has happened? He was falsely involved during the British time of 20s in an attempt to murder case. And during trial it was found that he is mentally not stable. And in the penal law, if you are not able to follow the trial, your trial is stayed. अब उसको हजारीबाग जेल में डाल दिया, दुनिया भूल गई उसको. फिर बाद में उसको छुड़ाया. फिर जज साहब वो आया मुझसे मिलने. I forced the judge साहब to give a princely compensation of 25,000 rupees during those times. Friends, why I give this example? I have done well in life, became a minister at young age, stayed professionally, did well, became parliamentarian. But in spite of all these achievements of my life, that faint smile of hope of Muhammadin Mia, when he came to meet me after release of 49 years, remains the biggest trophy of my life. Remember, therefore have a heart for the poor, underprivileged. I know you all are very extraordinary young boys and girls. Keep it up. The whole world beckons for you. Thank you. Nice talking to you. Namaste. Jai Hind.